आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं रांची से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश जायसवाल। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं बहुत आसान होता है कोई उदाहरण पेश करना, लेकिन बहुत कठिन होता है खुद कोई उदाहरण बनना। जी हाँ श्रोताओं, भारत ने जिस तरह देश में विश्व के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सफलतापूर्वक संचालन किया है, वो पूरे विश्व के लिए उदाहरण बन गया है। अब तक देश में लगभग 90 लाख लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 64 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और 25 लाख से अधिक फ्रंटलाइन वॉरियर्स शामिल हैं। श्रोताओं, इसलिए कोरोना उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सदर अस्पताल रांची के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश जायसवाल। डॉक्टर राजेश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश, देश में 90 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। आप विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी डॉक्टर राजेश। हेलो जी, बताइए। हाँ, यह टीकाकरण विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण है और यह मानव कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है। ये हमारे देश में ये जो टीकाकरण स्टार्ट हुआ है, ये निश्चित ही साइड इफेक्ट नहीं है और अभी तक हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में किसी को कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे कि कुछ रिएक्शन हुआ हो। हम लोग अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम का 2 वैक्सीन आए हैं। कोविशील्ड हम लोग का यहाँ स्टार्ट हुआ है, जिसका पहला डोज बहुत लोगों ने लिया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मैं खुद मौजूद था और इसका सफलतापूर्वक उन लोग लिए। दूसरा डोज हम लोग 28 दिन में देते हैं, यानी 4 सप्ताह से 6 सप्ताह के बीच में दूसरा डोज को हम लोग इसको देते हैं। ये वैक्सीन का नंबर आने पर मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि जरूर ले, क्योंकि हमारे आबादी इस देश में जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए एक ही समय में सभी को देना संभव नहीं है। लेकिन जो लोग ज्यादा संक्रमित होने के चांसेस है, उन्हीं लोग से हमारी सरकार ने शुरुआत की है और सफाई कर्मी, मेडिकल काम में काम करने वाले लोग, पुलिसकर्मी को इसका पहले दिए जाने की घोषणा की है। जी, और डॉक्टर राजेश, वो लाभार्थी जिन्होंने 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपनी पहली डोज लगवा ली है और अब उनकी दूसरी खुराक ड्यू हो गई है, यानी 13 फरवरी से इसकी बूस्टर डोज को लगाया जाना भी शुरू किया जा चुका है। ऐसे लोग जिनकी ड्यू डेट थी वो भी लगवा नहीं पाए हैं या वो दूसरी डोज लगवाने के लिए सामने आए, इसके लिए आप उनसे क्या अनुरोध करेंगे? मैं उन लोग से निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं खुद इस वैक्सीन को लिया हूं और हमारे सारे साथी, डॉक्टर साथी और सारे नर्स लोग बड़ी सफलतापूर्वक लिए हैं। उन लोग से निवेदन करता हूं कि अफवाह में नहीं जाए। ये वैक्सीन हमारे कंट्री का इतना सेफ है जिसका व्याख्यान करना मुश्किल है। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है, इसकी दवा नहीं है। उन लोग से मैं निवेदन करता हूं, जागरूक करता हूं और यह दावा करता हूं कि सामने आकर इस वैक्सीन को ले और हंसते हुए आए और हंसते हुए जाएं। कुछ नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। हालांकि हमारे अस्पताल में, सभी अस्पताल में ऐसी व्यवस्था है कि कुछ भी हो तो तुरंत उसकी व्यवस्था कर दिया है। सारी दवा रखी हुई है, 10 मिनट से आधे घंटे तक हम लोग उनका रोकते हैं और प्रतीक्षा करवाते हैं। उसके बाद खाने के लिए भी हम लोग बिस्कुट, पानी वगैरह का व्यवस्था किए रहते हैं। सारी व्यवस्था है और उसके बाद अभी तक मैंने 1 महीने में बहुत लोग आए और
किसी को कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मैं लोगों से निवेदन करूंगा, आगाह करता हूं, दावा करता हूं कि ये वैक्सीन इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है और इसको आकर जरूर से लें, ताकि अपने परिवार, अपना खुद और अपने समाज को कोरोना के फैलने से बचावें। अच्छा डॉक्टर राजेश, जैसा कि आपने अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताया कि आपने कोविड वैक्सीन लगवाई है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद भी आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव शुरू में बाजार में लोग अफवाह कर रहे थे, लेकिन मैं इस अफवाह को नहीं मानता हूं और चूंकि मैं डॉक्टर हूं, दूसरों को प्रोत्साहन कर रहा हूं, इस कान से सुना उस कान से उठाया, पहला लाइन में लगकर मैंने इस वैक्सीन को हमारे साथी लोग लिए। पहले तो हम लोग स्वास्थ्यकर्मी को दिए क्योंकि वो लोग ज्यादा ये थे, उसके बाद हम लोग लाइन में लगा करके जितने के नंबर थे, जो नियम था उसके अनुसार लिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं, एक चुट्टी जैसा काटता है और तो जो सुई देने में लगता है, बस वही बुझाया, उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए वैक्सीन को लेना बहुत अनिवार्य है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरा अनुभव यही है कि नॉर्मल सुई से भी, इसमें नॉर्मल सुई में तो कुछ डर रहता है, रिएक्शन हुआ, लेकिन इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए मेरा ये अनुभव है कि बहुत मधुर अनुभव है और बहुत अच्छा अनुभव है। इस वैक्सीन को लिया जाए और लोगों को संदेश पहुंचाया जाए कि बाहर के लोगों को जो डरा दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये होता है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। जी इस झारखंड प्रदेश में अभी तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ। जी डॉक्टर राजेश, आपने अपना जो व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। जी डॉक्टर राजेश, आपने अपना जो व्यक्तिगत अनुभव आपका था उसे आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। मुझे लगता है कि उससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि जिस भी तरह का उनके अंदर वैक्सीन को लेकर जो भी भ्रांतियां थीं वो निकलेंगी और लोग ज्यादा बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए या जब भी उनका नंबर आता है वो आगे आएंगे। डॉक्टर राजेश, आप पीडियाट्रिशियन भी हैं, यानी बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इस समय जैसे कोरोना का असर थोड़ा कम हो रहा है, जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है, अब देश के कई हिस्सों में स्कूल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को विशेष तौर पर किस तरह की सावधानी रखनी होगी? निश्चित, बच्चों को स्कूल में उनके माता पिता को यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, मास्क बहुत जरूरी लगाया जाए कि मास्क ही इसका 90% प्रोटेक्शन कर देता है। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मास्क लगाने से उनको पढ़ने या टीचर को पढ़ाने में कोई असुविधा नहीं होगी। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, 6 फीट की दूरी बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चे को हो है तो दूसरे को फैलने से 90% रुक जाएगा। क्योंकि हम लोग ये अभी देखे हैं कि अभी बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं शुरुआत किया गया है, तो हम चाहेंगे कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो निश्चित मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। वे स्कूल के टीचर को, स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल के जितने स्टाफ और अध्यापक है वो बच्चों को अवेयर करे, उनको बतावें कि थोड़ा दूरी मेंटेन करें, मास्क लगाएं और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। इस बस में भी जाएं तो दूरी करें। अगर कोई चीज टच कर देते हैं तो थोड़ा साबुन से हाथ धो ले या सैनिटाइजर हो उससे थोड़ा हाथ को साफ कर ले। अगर कहीं छूते हैं टेबल, कुर्सी, बेंच तो मुंह में बच्चे अपने हाथ को नहीं लगे, उससे भी संक्रमण होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो वायरस वो भी कमजोर ही है, लेकिन ये सावधानियां बरतनी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि स्कूल में जाने से चूंकि वातावरण ज्यादा होने से डैम्प अवस्था होती है और डैम्प अवस्था में वायरस जो है जल्दी पनपता है। क्योंकि ज्यादा लोग रहते हैं तो उससे वातावरण में वायरस का फैलाव होता है। तो लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो हम समझते हैं कि बच्चे का पढ़ाई भी जारी रहेगा और उनको इन्फेक्शन होने का, संक्रमण होने की संख्या नहीं के बराबर रहेगी। जी, और डॉक्टर राजेश, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम प्रायोरिटीज ग्रुप की बात करें तो बच्चे इसमें अभी फिलहाल बच्चों को नहीं दिया जा रहा है वैक्सीनेशन। जी डॉक्टर राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, थोड़ा कम आ रही है। जी डॉक्टर राजेश, आपसे जानना ये चाहते हैं कि जैसे हम प्रायोरिटीज ग्रुप की बात करें तो उसमें बच्चों को अभी फिलहाल नहीं दिया जा रहा है वैक्सीनेशन, तो क्या कारण है? क्या बच्चों के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होती है या कोरोना का असर कम होता है इसलिए ऐसा किया गया है? नहीं, बच्चे में हम लोग अभी 18 साल के से नीचे के बच्चों को हम लोग वैक्सीनेशन देने का प्रोविजन नहीं है। बच्चे की इम्यूनिटी जो है सो ज्यादा होती है, हम लोग से ज्यादा इम्यूनिटी होती है और उन लोग का रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ उनका स्ट्रेंथ जो ग्रोइंग रहता है उसमें इन्फेक्शन कम होने का चांस रहता है। और कुछ ये कारण है जिससे कारण बच्चों को अभी हम लोग टीकाकरण नहीं करते हैं। 18 से लेस वर्ष के बच्चे को टीकाकरण नहीं देते। और डॉक्टर राजेश, इस समय पूरे देश से हमारे जो श्रोता हैं वो इस कार्यक्रम से अपने सवालों के साथ जुड़ रहे हैं और आपसे सवाल करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम रुख करते हैं राजस्थान का, जहां से गंगानगर से मोहम्मद आमिर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी आमिर जी, नमस्कार। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है यार डॉक्टर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि सर क्या हम 8 साल के या 10 साल के बच्चे को भी यार वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं सर? नहीं, अभी नहीं लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। उनका नंबर भी अभी नहीं आएगा। 8 साल के बच्चे को और 10 साल के बच्चे को वैक्सीन नहीं लगाना है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अभी फिलहाल बच्चों को, चूंकि डॉक्टर साहब आप पहले ही बता चुके हैं कि चूंकि बच्चों की इम्यूनिटी वो बेहतर होती है हम बड़ों की अपेक्षा, इसलिए शायद अभी जरूरत नहीं है। अगर हम आपसे बहुत छोटे बच्चों की अगर हम बात करें या न्यूनेटर्स जिन्हें हम बोलते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज की बात करते हैं, उनमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? बच्चे को टीका नहीं लग रहा है अगर इम्यूनिटी हम लोग मानते नहीं, ये तय है कि उनका इम्यूनिटी ज्यादा है, लेकिन बच्चे को कम से कम शिक्षा देना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करें। हम लोग बच्चे को इस तरह के वातावरण में रहने का को दूर रखते हैं कि जहाँ पर क्राउडिंग है, जहाँ भीड़ है, जहाँ गंदगी है, जहाँ हॉस्पिटल है, अननेसेसरी नहीं जाए। बच्चे एक दूसरे के ज्यादा क्लोज नहीं आए। बच्चे को संस्कार दें कि अभी इस पीरियड में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें तो, और मास्क का उपयोग करें, साथ ही साथ हाथ धोने का हैबिट लगाएं, तो उससे बच्चे का इम्यूनिटी के साथ साथ ये प्रिकॉशन उनको बहुत लाभ होगा और इन्फेक्शन संक्रमण निश्चित नहीं होगी। जी, और इस बीच उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं राजस्थान के बाद, जहां से रायबरेली से हमारे साथ रामशंकर वाजपेयी जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। जी वाजपेयी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता था। जी बताइए। हेलो सर, आवाज आ रही? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, तो सर मैं ये कहना चाहता था कि इसमें जो कोरोना जैसे जैसे हम दवाई बनाते जा रहे हैं लोगों में, फिर भी कुछ जगह पे 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि बढ़ोतरी हो रही है जी। तो इसमें ये मास्क और जो दूरी शारीरिक, इसमें ढीला न देना चाहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए कि इसमें ढील नहीं। जी डॉक्टर राजेश, जैसा कि इन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है और बहुत ही अहम सवाल उठाया है कि अभी जैसे जैसे कोरोना के मामले जो उसमें कमी आ रही है, लेकिन लोग उसी तरीके से थोड़े थोड़े लापरवाह भी हो रहे हैं और वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, ये हमारी व्यवस्था ऐसी रहे कि कोरोना हम लोग से को बहुत जल्दी बहुत लोगों को संक्रमित नहीं कर सका, और किया भी तो 99% लोगों को हम लोग सेव किए, इवन ओल्ड एज को। तो लोग में यह जागरूक ले जाए कि ये संक्रमण जो हम लोग में कम हुआ या लोगों की मृत्यु दर एकदम नहीं के बराबर हुई है, कम हुई है, तो हम लोग का जो मास्क है जरूरी और दूरी मेंटेन करना है जरूरी, जो लाइन है हमको पसंद आया। और लोगों को अभी निश्चित ही मास्क का इस्तेमाल करें, लापरवाह नहीं करें। लापरवाही जान का जोखिम बन सकता है। यदि हम लोग को मास्क का
जरूर उपयोग करना चाहिए जो नजदीक जाए तो, और डिस्टेंसिंग निश्चित मेंटेन करना चाहिए। डिस्टेंस मेंटेन कर ले, मास्क का उपयोग कर ले, और क्योंकि बाहर जाना ही पड़ रहा है तो थोड़ा हाथ को अपने मुंह के नजदीक नहीं लाए और नजदीक नहीं लाए जाए, जहां तहां स्पर्श नहीं करे अपने हाथों को। और अगर स्पर्श होता ही जाने अनजाने में तो साबुन है, सैनिटाइजर का कोई जरूर नहीं कि हम लोग सैनिटाइजर, साबुन भी बहुत अच्छा एंटीवायरल है। साबुन से एक बार हाथ धो लें, हाथ भी साफ हो जाएगा, दूसरी बीमारी भी नहीं होगा। लोगों से हम संदेश देना चाहते हैं, कहना चाहता हूं कि लोग कम से कम इस पीरियड में डिस्टेंस मेंटेन करें, सामाजिक दूरियां मेंटेन करें और मास्क का उपयोग करें, आपस में नजदीक सटे नहीं, और इससे कोरोना निश्चित हमारे देश से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपका संदेश जो है हमारे जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं उसको जरूर अपनाएंगे। और इस बीच रुख करते हैं बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी महेश जी, आपका भी बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, जब हम दोनों डोज ले लेंगे जी, उसके बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी जो हम कोरोना से हमेशा बचे रहें? जी डॉक्टर राजेश, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि जब दोनों डोज ले लेंगे तो हमारे शरीर में जब इम्यूनिटी आ जाएगी, लेकिन फिर भी हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? निश्चित हम दोनों डोज लेंगे तो निश्चित कोरोना होने का या कोरोना से संक्रमण होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लेकिन कुछ तो रहती है, कोरोना वैक्सीन लेने पर भी बहुत कम परसेंटेज है कि होना है। फिर भी हम लोग मास्क का प्रयोग करें और उस भीड़ में नहीं जाए, दूरियां मेंटेन करें। अगर खाने पीने का समय, तो वैक्सीन के पीरियड में हम लोगों को सलाह देते हैं कि अगर जो अल्कोहल सेवन करते हैं वो उस पीरियड में न करें सेवन, अल्कोहल का सेवन नहीं करें, पहला बात। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग जो यूनिवर्सल लॉ है, जो फंडामेंटल लॉ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क का प्रयोग जहां तक यथासंभव करें, और जो काम निश्चित जरूरी है उसको करें। ये तय है कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना होने की चांसेस बहुत ही कम रह जाएगा, लेकिन हम लोग लापरवाह नहीं रहे। थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है जान की खराबी, इसलिए हम उनसे कहेंगे कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी थोड़ी सावधानी बरते। हाँ, फायदा तो निश्चित होगा, होने का चांस नहीं रहेगा। जी, और इस बीच हम रुख करते हैं कर्नाटक का, जहां से बेंगलोर से हमारे साथ हमारे कॉलर श्रीकांत जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। और डॉक्टर बाबू रहुआ, आपके खूब नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। हाँ नमस्कार। डॉक्टर साहब ये बताएं जरा, सतुआ खाने से क्या बहुत इम्यूनिटी बढ़ जाता है? जी डॉक्टर राजेश ये जानना चाहते हैं कि सतुआ बहुत कॉमन जो है वो है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। ये सतुआ खाना से इम्यूनिटी नहीं बढ़ता, उसमें प्रोटीन थोड़ी ज्यादा मात्रा में है। अगर कोई ऐसा प्रचार कर रहा है या प्रसार कर रहा है तो गलत कर रहा है। सतुआ खाने से अगर पेट में गैस्ट्रिक या अल्सर होता है, उसमें एक लेयर बन जाता है, तो उससे हमको एसिडिटी में फायदा होता है। लेकिन सतुआ खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ सकती है आपको किससे? हल्दी का दूध में सेवन करने से, तुलसी का पत्ता खाने से, और ये गोलकी जो होता है या काला मिर्च होता है उसको, और दालचीनी को, इस सब का काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन सतुआ खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ, सतुआ अच्छा चीज है, इसमें प्रोटीन है और ये फायदेमंद चीज है, इसको खा सकते हैं, हर समय खा सकते हैं, लेकिन इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती है। जी, और अब हम दोबारा राजस्थान का रुख करते हैं, जहां से जयपुर से हमारे अगले कॉलर रामुल यादव जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से अपने सवाल के साथ। जी रामुल जी नमस्कार। जी रामुल जी नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम डॉक्टर साहब और नवीन साहब, आपको दोनों को जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री। मैं आपको बहुत धन्यवाद, आपने मेरी शंका मेर दी डॉक्टर साहब
कि भाई कोयला लगाना जरूरी है। मैंने अभी लोगों से सुना था कि आपकी 83-84 साल की उम्र, आज बचो कल बचो, कोई पता नहीं। आपने जो अभी बताया उससे मेरे को बड़ा प्राप्त हुआ है और मेरी उम्र 83 साल की है। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ नमीम जी, और आपसे डॉक्टर साहब से आपने ये राय दी। मैं जयपुर झोटवाड़े से बोल रहा हूँ, नेत्रहीन हूँ, 83 साल की उम्र है मेरी, तो टीका लगवाना जरूरी है। और ये मेरा कैसे लगेगा, नेत्रहीन आदमी हूँ मैं। जी डॉक्टर राजेश, जैसा कि इन्होंने बताया कि आपने जो भी इस कार्यक्रम के दौरान जो भी बातें बता रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी लग रही हैं। इसके साथ ही ये जानना चाहते हैं, नेत्रहीन हैं, बुजुर्ग हैं, 83 साल की उम्र है, तो क्या इन्हें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? हाँ, धन्यवाद। कार्यक्रम सुने अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि मैं पहले ही बताया, उनको भी टीका का नंबर आए और लगाए तो जरूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि टीका के हमारे संख्या जो है सो बहुत लोगों को देना है, उनका भी निश्चित नंबर आएगा और जब नंबर आवे तो जरूर लगा लें, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनसे उनको फायदा ही होगा और नुकसान होने का सवाल ही नहीं है। टीका लगाएंगे और इम्यूनिटी बूस्ट होगा, और इम्यूनिटी बूस्ट होने से उनको कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोरोना आएगा और ऊपर से ऊपर चला जाएगा। जी डॉक्टर साहब, और अब हम राजस्थान के बाद मुंबई का रुख करते हैं, महाराष्ट्र का, जहां से इसके नागर जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो सर। जी नागर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बताइए। ये सवाल पूछना है कि महाराष्ट्र और केरल में तेजी से कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, इसका ठोस आधार क्या है, ठोस कारण क्या है इसका? जी डॉक्टर राजेश महाराष्ट्र से कॉल किया है, जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र और केरल जैसे कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण आपस में दूरी नहीं रखना, सोशल डिस्टेंसिंग वो लोग मेंटेन नहीं किए, बहुत क्राउडेड एरिया में वो लोग रहे और मास्क का उपयोग न करना, ये प्रमुख कारण है। क्योंकि अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, सामाजिक दूरियां मेंटेन करते हैं, तो निश्चित ही वहां कोरोना नहीं फैलता। महाराष्ट्र और केरल में और कुछ, मैं ऐसे इलाके में भी गया हूं, क्योंकि मैं मई महीना में जहां पर लोगों को बाउंड था, जाने का घेरा हुआ था, मैंने कोई डॉक्टर्स नहीं गए थे। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन दिस स्टेट। उसमें मैंने जा करके 300 लोगों को मस्जिद में जाकर देखा और इलाज किया, मैंने प्रोवाइडेड एरिया में जी गवर्नमेंट परमिशन से। लेकिन वहां पर जाकर मैंने देखा कुछ एरिया में कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं किया। तो उस ऐसे एरिया में जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का कोई जरूरी नहीं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। हम कहते हैं सिर्फ हाथ धो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और दूर, और खाने पीने का जो सामग्री है वो अपना घर में रख के बनाएं। 3 टाइम की जगह 2 ही टाइम खाएं, तो निश्चित कोरोना होने का चांसेस बहुत कम रहता है। लेकिन इन 2 स्टेट में ये सब मेंटेन नहीं हुआ, जिसके कारण ओवर क्राउडिंग के कारण और डिस्टेंस नहीं मेंटेन होने के कारण वहां पर बहुत तेजी से कोरोना फैला और फैल रहा है। जी, और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का बलरामपुर, जहां से शारदा ओझा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। शारदा जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम। जियो, प्रणाम, सुखी सर। मेरा सवाल है, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ सर जी। तो वो बुजुर्ग के लिए जो है टीका अगर छूट जाए तो कोई कोरोना हो जाएगा सर? जी डॉक्टर राजेश, बहुत अच्छा सवाल है इनका कि अगर कोई भी बुजुर्ग अपना टीका नहीं लगवा पाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से, तो क्या लगवाना जरूरी है? अगर छूट जाता है, नहीं लगवा पाते हैं, तो क्या आगे लगाया जा सकता है? अगर उनका नंबर आवे तो टीका तो जरूर आप लगा लें, और अगर छूट रहा है तो कोशिश करके टीका लगा ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टीका नहीं लेंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा। टीका नहीं लेंगे, और अगर आप जो नियम है कि मास्क का इस्तेमाल करें, ज्यादा भीड़ में नहीं जाए और सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी मेंटेन करेंगे, और हाथ का
साबुन से धोएंगे। कोई जरूरी नहीं है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि साबुन से ही धोने से वायरस मर जाता है, RNA वायरस है ये। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम टीका अगर छूट गया, ये सब दूरियां मेंटेन करने से 95 से 99% नहीं होने की संभावना है। जी, और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद का, जहां से मकसूद हुसैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मकसूद जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा सवाल यह है कि जैसे ये कोरोना वायरस शरीर के कौन से अंग को सबसे पहले प्रभावित करता है, और जो वैक्सीन हम देते हैं तो कौन से अंग को ठीक करता है सबसे पहले, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। जी डॉक्टर राजेश, कोरोना वायरस सबसे पहले शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ये जानना चाहते हैं, और वैक्सीन लेने के बाद सबसे पहले वो किस अंग में जो इम्यूनिटी है वो पैदा करती है? हाँ, कोरोना वायरस का जो संक्रमण होता है वो सही क्वेश्चन किए हैं। चूंकि ये श्वास के थ्रू या टच के थ्रू मुंह से या नाक के द्वारा जाता है, तो सबसे पहले गला में इसका कोलोनाइजेशन होता है, गला से लंग्स में चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि जिसको हुआ कि कोरोना किसी को हुआ पता नहीं चला, कोरोना इन्फेक्शन हुआ, अपना रेजिस्टेंस है, कोई सिम्टम नहीं हुआ और वो अपने आप ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये मुंह गला में होता है, गला में खराश होने से लंग्स में हो जाता है। तो एक सिम्टम लेस कोरोना होता है, जिसमें कोई सिम्टम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कमजोरी भी नहीं, खांसी भी नहीं, और हुआ और धीरे ठीक हुआ। लेकिन उससे संक्रमण होता है, होने की संभावना कम रहता है, लेकिन होता है। और एक कम सिम्टम होता है जिसमें कि गला में थोड़ा खराश हुआ, सूखा खांसी हुआ और थोड़ा थकान हुआ जी, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। उसके बाद दूसरा सिम्टम आता है लेस कॉमन सिम्टम है, स्वाद का जाना, स्मेल का जाना, गंध का जाना, कमजोरी होना, और पैर हाथ में स्किन में दाना निकलना, आंख में इचिंग होना, ये सब लेस कॉमन सिम्टम। और सीवियर सिम्टम में आप लंग्स को, तो लंग्स जो है सो बहुत खतरनाक है, जो लंग्स को इन्फेक्शन करता है कोरोना वायरस, और लंग्स से और डॉक्टर राजेश, और उससे लोगों की जान जाने का हमारे अगले कॉलर हैं होता है। तो लंग्स ही सबसे पहले ज्यादा खतरनाक होता है जी, और डॉक्टर इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है, और उसी से लोग को जान जाने की संभावना होती है। वैक्सीन लेने से सभी अंग का सेफ रहता है। वैक्सीन आप लेते हैं तो सब अंग का ये बचाव करता है, कोई खास अंग को ऐसा नहीं कि इसको बचाव, टोटल शरीर को ही बचाव करता है। जी, और हमारे जो लास्ट कॉलर थे आनंद मोहन जी, उनसे अनुरोध करेंगे कि हम कल आपकी कॉल कार्यक्रम में जरूर लेंगे। आज समय नहीं है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर राजेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। नमस्ते। और इससे हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा सा समय हमारे पास है, हम जानना चाहते हैं कि वो टिप्स आप जो दे दीजिए ताकि लोगों को वो याद रह सके। बहुत इम्पोर्टेंट जो मेरा ये संदेश है कि जिनका पारी आवे बेहिचक टीका वैक्सीनेशन ले कोरोना का, और कोरोना का वैक्सीनेशन लेने में चूके नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपना लाइन नंबर आवे, आकर कोरोना का वैक्सीन ले लें। उसके बावजूद दूरी मेंटेन करें, सामाजिक दूरी मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोने का क्रम जारी रखें। कोरोना नहीं होने का दावा मैं करता हूँ। जी, धन्यवाद डॉक्टर राजेश आपके इस संदेश के लिए। तो श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे रांची से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश जायसवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।